So, hello friend. In the class of Physical Science for CSIR, NET, GIT, GRE and IIT JAM हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स फिजिक्स कोर्स को। और इन द कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स हमारा टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस। इसका क्लास वन मतलब जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करेंगे वेक्टर के का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट ट्रिपल प्रोडक्ट और कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम डिस्कस करेंगे और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पहले हम बात करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो जैसे कि आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ये तो डॉट प्रोडक्ट क्या था, डबल प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, डबल प्रोडक्ट था। और डॉट प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे थे, दो वेक्टर को यूज कर रहे थे। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम दो वेक्टर को हम यूज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। बट यहाँ पे सिंपली सिंपली क्या होगा, एक वेक्टर जो है वो एक्स्ट्रा मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट भी दो तरह का होगा। जैसे वहाँ पे था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा पहला। और सेकेंड हो जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, जैसे स्केलर प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो पहला वेक्टर आपका है ए डॉट, दूसरा वेक्टर है बी क्रॉस सी। ठीक है, ये सेकेंड वेक्टर है बी क्रॉस सी, ये दूसरा वेक्टर है। ठीक है, बी क्रॉस सी। ओके, तो आप जानते हैं कि मतलब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, तो वो कोई वेक्टर होता है। ठीक है, तो यानी ये वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, और दोनों वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट है। बट ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट की जगह पे हम क्या करेंगे, क्रॉस हम ले आएंगे। तो यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी क्रॉस सी को एक हम अदर वेक्टर क्या कहते हैं कंसिडर करेंगे, और वेक्टर ए को अदर वेक्टर कंसिडर करेंगे। तो ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्सटेंशन है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का, मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सटेंशन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है और यहाँ पे देखिए ये जो पैरेललोपाइड है इसका ये बेस है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर बेस है इसे दो वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी और सी से। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पैरेललोपाइड है, द गिवन पैरेललोपाइड, पहला जो वेक्टर है वो आपका बी क्रॉस सी है। और बी क्रॉस सी क्या करता है, बी क्रॉस सी एरिया ऑफ बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ बेस है, आ रहा समझ में। अब देखिए ये जो ए वेक्टर है, दिस वन इज ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन देखिए, प्रोजेक्शन यहाँ पे देखिए कितना होगा, ए कॉस थीटा, आ रहा समझ में। तो ए कॉस थीटा क्या है, एल्टीट्यूड है। यदि ये ए कॉस थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा आपस में। सॉरी, दिस वन एल्टीट्यूड होगा। तो ए कॉस थीटा जो है, ए कॉस थीटा, इट इज एल्टीट्यूड, जिसको हम एच बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो डॉट होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा इंटू बी क्रॉस सी। तो ए कॉस थीटा इंटू बी क्रॉस सी, यदि हम बी क्रॉस सी को कुछ मान लें, ठीक है, मान लो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ए कॉस थीटा इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स कॉस थीटा। और ए एक्स कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट एक्स, और एक्स क्या है आपका, बी क्रॉस सी है, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, तो देयर फॉर ए कॉस थीटा बी क्रॉस सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसमें ऑर्डर को चेंज करने से रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी वैल्यू आएगी बी डॉट सी क्रॉस ए, और इतनी वैल्यू आएगी सी डॉट ए क्रॉस बी। ये क्लियर है, इट इज क्लियर। अब यदि मान लीजिए हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, कैलकुलेट करना है कंपोनेंट फॉर्म में। जैसे सपोज करो
in component form, your A is AXI cap plus AYJ cap plus AZK cap, where I, J, K are unit vector along X, Y, and Z direction. Similarly, B equal to BXI cap, BYJ cap, and BZK cap, and your C is CXI cap, CYJ cap, CZK cap. तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आई डॉट जे कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर जो है आई जे जे के आई, इससे कैसे हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली हम सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। ओके, तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा। आप खुद से करके देखिए, कुछ प्रयास खुद से जब करें। बी क्रॉस सी, ये वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी। इसे हम डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो डॉट और क्रॉस, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसका? तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। Dot and cross can be interchanged. That is, आप लिख सकते हैं A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B, मतलब डॉट की जगह क्रॉस कर दिया आपने, और क्रॉस की जगह आपने क्या किया, डॉट कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, इस प्रश्न को आप खुद से प्रयास करें, क्योंकि ये सिंपल प्रॉब्लम है, और यदि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ओके, तो आप खुद से प्रयास करें, प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, A इक्वल टू 2i plus 3j plus 4k. Similarly, b equal to 3i plus 4j plus 5k, and c vector equal to 4i 5j 6k. So you have to calculate a dot b क्रॉस c, क्योंकि ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ए एक्स ए वाई ए जेड आपको पता है, बी एक्स बी वाई बी जेड ये भी आपको पता है, सी एक्स सी वाई सी जेड ये भी आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रीवियस स्लाइड में डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इस डिटरमिनेंट के अंदर क्या करना है, वैल्यू को सेट करना है, इसे आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। सेकंड जो है वो है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में बस एक फार्मूला आपको याद रहता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट तो ये होगा, डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है बी ए सी बी ए सी माइनस सी ए बी। मैं इसको याद करता हूँ, बी ए सी सी ए बी, मतलब बक कब, बकोगे कब, ठीक है। तो जब मन होगा बक देंगे, क्या दिक्कत है, ओके। तो बकोगे कब, ऐसे ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन, ठीक है, सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सपोज किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 3D में हमें दिखाना है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है ये, और ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस है r,
तो इसे r डिस्टेंस को हमें दिखाना है, तो कैसे हम दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम दिखाएंगे, ये मान लो आपका x है और ये आपका y है और ये आपका z है, ठीक है। तो पहले से हम एक्स वाई में दिखा देते हैं, ठीक है। तो इफ दिस वेक्टर इज एक्स आई कैप एंड दिस वेक्टर इज वाई जे कैप, ठीक है। तो यदि ये एक्स आई कैप है और ये वाई जे कैप है, ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ से आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि इस वेक्टर का जो हेड होगा इसके पास यदि हम अदर वेक्टर के टेल को लेकर आएंगे, मतलब कि जे कैप वाले को टेल को लेकर आएंगे, तो ये जो वेक्टर होगा दिस वेक्टर, ठीक है, वो क्या होगा एक्स आई प्लस, ये चूंकि वाई जे है तो ये भी क्या होगा आपका वाई जे होगा, ठीक है। और इसके टेल के पास इसके हेड को हम ले जाते हैं, ठीक है, हेड को ले जाते हैं। तो यदि ये एक्स आई है तो ये कितना होगा एक्स आई होगा, ठीक है, एक्स आई होगा। तो आप इस ट्रायंगल को सॉल्व करो या इस ट्रायंगल को सॉल्व करो, दोनों केस में एक्स आई प्लस वाई जे ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं आर डैश, इसको हमने क्या मान लिया आर डैश मान लिया, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें निकालना है आर, ठीक है। तो आर यदि हमें निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। देखो ये जो वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एक लाइन ड्रॉप करते हैं, आ रहा समझ में। तो देखो ये जो वेक्टर है ये आपका क्या है जेड के कैप है। तो इफ दिस इज जेड क्या कैप के कैप दिस आल्सो जेड के कैप, ठीक है। तो अब क्या करो, अब आप इस ट्रायंगल को सॉल्व करो, ठीक है, दिस ट्रायंगल को। तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा कि आर डैश प्लस जेड के कैप, ठीक है, जेड के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आर। और आर डैश कितना है, तो आर डैश आपका है एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ से आर डॉट आर यदि आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया है, ठीक है। ये आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। आर डॉट आर आर स्क्वायर होता है, ये आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट में। तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशन, ठीक है। अब कई कई बार क्या होता है कि हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि यूनिट वेक्टर कितना होगा, ठीक है। देखो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पोजीशन में आपको पता करना होता है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो देखो वेक्टर आर जो है आर, इसे आप लिख सकते हो आर इंटू आर कैप, गेटिंग माई पॉइंट। तो ऑब्वियसली आर कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी वेक्टर आर बाई वेक्टर आर। और आर की वैल्यू कितनी है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाई ये जो आर है दिस वन, ये आर ये आपने कितना फाइंड आउट किया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। अब ये जो वेक्टर है ये किधर है, देखो यहाँ पर। तो ये आर क्या है, आर आपका रेडियस है, ठीक है, आर जो है आपका रेडियस है किस सर्कुलर पाथ का, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, ये वेक्टर आपका आर कैप हो जाएगा, ठीक है। ये मैं वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे जब हम ईएमटी थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे चार्ज जब पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर इस थ्योरी का फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट जो है उसको बताया आपको, ठीक है, ओके। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका इनफाइनाइट, क्या कहते हैं इनफाइनेटेसिमल वेक्टर। इनफाइनाइट का मतलब स्मॉल चेंज होता है, ठीक है, स्मॉल चेंज वेक्टर दैट इज कॉल्ड इनफाइनेटेसिमल वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है इनफाइनेटेसिमल वेक्टर। अब ये क्या होता है, तो इसे एक कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक कर्व है, ठीक है, हमने क्या किया वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया डिस्टेंस को और एक्स पे रिप्रेजेंट किया टाइम को। और यहाँ में क्या किया एक ग्राफ लिया इस तरह का, ऐसा एक ग्राफ है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ओके। और इस ग्राफ के अंदर ये जो दो पॉइंट है, ठीक है, इसका डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट है। तो ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप किया, एक लाइन यहाँ से आपने ड्रॉप किया, ठीक है।
और इस पर्टिकुलर ग्राफ का, इस कर्व का जो स्लोप होगा, स्लोप, जो पर्टिकुलर कर्व है, कर्व का जो स्लोप होगा वो थीटा होगा। तो थीटा कितना है, थीटा आपका, ये आपका चूंकि आई एम सॉरी, ये एक्स और टी होगा। चलो एक काम करो, एक्स वाई ग्राफ ले लो, ठीक है, ये ले लो वाई और ये ले लो एक्स, वाई एक्स ग्राफ ले लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, स्लोप टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल केस में होगा, इसे आप आराम से फाइंड आउट कर लोगे, डिफरेंस निकाल लोगे, ठीक है। ये सब 9th क्लास में दिया हुआ है, 11th में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बी और ए पॉइंट होता है काफी क्लोज होता है, ठीक है। ओके, तो यानी बी बी और ए आपस में क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो जब पॉइंट काफी क्लोज होगा तो इस केस में ये डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो इस केस में ये जो स्लोप है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी जब ये स्लोप इनफाइनाइट होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फिजिकल क्वांटिटी हो गया, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इसको कैलकुलेट करना आपके लिए चैलेंजिंग होगा, ठीक है। तो यही पर कॉन्सेप्ट आता है इनफाइनाइट, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है इनफाइनेटेसिमल वेक्टर का, या लिमिटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। और ये जो लिमिटिंग कॉन्सेप्ट है इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है, इफ बी इज वेरी क्लोज टू ए, मतलब बी इज टेंडिंग टू, इसको पढ़ते हैं टेन टू ए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स, ठीक है, इसको मान लेते हैं टेंडिंग टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होता है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट आता है, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार टेन थीटा इक्वल टू, हमने लिमिट लगा दिया डेल्टा एक्स के ऊपर, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, ठीक है, और पावरफुल रिजल्ट है, ओके। और इस रिजल्ट से हम बहुत सारे रिलेशन डिराइव करेंगे। इससे पहले जो रिलेशन हम डिराइव करेंगे दैट इज इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम तीन रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तीन रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो इनफाइनाइटेसिमल वेक्टर तीन तरह का होता है, ठीक है भाई। वेक्टर टाइप्स। तो पहला जो टाइप है इनफाइनेटेसिमल वेक्टर का वो है आपका इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी 1D में हम बात कर रहे हैं, इन वन डायमेंशन। इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। तो यदि हम 3D में बात करेंगे, ठीक है, देखो 3D में क्या होगा, 3D में जो है आपका डिस्टेंस डी आर जो होगा, ठीक है, या सिंपली जो है आपका जो डिस्टेंस डी आर जो होता है, डी आर, ये कितना होता है, ये होता है डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई जे और डेल्टा जे के। अब जैसे ही हमने यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर लगा दिए कि डेल्टा एक्स टेंस टू, मतलब डेल्टा एक्स का जो भी होगा, ठीक है, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर जो भी होगा उसको 10 टू 0 कर दिया, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा, अरे समझ में, ठीक है। तो इसी का जो इनफाइनेटेसिमल टर्म होगा, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल टर्म होगा, वो हो जाएगा क्या, डी आर, डी आर, एम सॉरी, डी आर। तो डी आर इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स इंटू आई कैप प्लस डी वाई इंटू जे कैप प्लस डी जेड इंटू के कैप। तो ये आपका है इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आ रहा समझ में। ऐसे ही हम एरिया एलिमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एरिया एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यहाँ पे, तो आप सभी ने क्लास 12 में गाउस थ्योरम पढ़ा होगा। गाउस थ्योरम में हम क्या करते हैं, एरिया वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। अदरवाइज आपने क्या कहते हैं, कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम में क्या होता है, एक बार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पे होता है, एक बार एरिया पे होता है, एक बार वॉल्यूम पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक एरिया है, ठीक है, एरिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस एरिया में छोटा सा एरिया, स्मॉल एरिया डी ए कंसिडर करना है, ठीक है, डी ए एरिया कंसिडर करना है, ठीक है। तो डी ए क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा आपका डी एक्स और डी वाई, डी एक्स और डी वाई। और एरिया एलिमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये वेक्टर जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये आपने पढ़ा हुआ गाउस थ्योरम, ठीक है। एक टर्म था एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर क्या था,
एरिया वेक्टर था, मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर आपने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यदि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस सरफेस के एरिया के बराबर है तो उसे हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, इस सरफेस का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यदि आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और उस वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है, तो इस केस में उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। यदि एरिया वेक्टर के मतलब एरिया वेक्टर को हमें निकालना है एक स्मॉल एलिमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड एरिया एलिमेंट, ठीक है, तो एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा, dx dy हो जाएगा, dx dy हो जाएगा, ठीक है। अब देखो dx dy जब एरिया एलिमेंट होगा तो dx dy के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, k वेक्टर, k वेक्टर होगा, ठीक है। ऐसे ही एरिया वेक्टर तुमको निकालना है, प्लेन आपके पास क्या है, dy dz है, ठीक है, dy dz है, तो dy dz के परपेंडिकुलर क्या होगा, x प्लेन क्या कहते हैं, x एक्सिस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा i कैप, और यदि प्लेन आपका z और x है तो क्या होगा, dz dx, ठीक है, इंटू जेड और एक्स है तो क्या होगा, जे मतलब वाई परपेंडिकुलर होगा तो जे कैप। ये तीन तरह का एरिया एलिमेंट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस सबको हम आगे हम यूज करेंगे, ठीक है, ओके, आगे हम यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, तो आपने सेंटर ऑफ मास में कैलकुलेट किया होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है, आपने क्या कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट किया हुआ क्लास 12 में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डीवी इक्वल टू डी, मतलब डीवी इक्वल टू क्यू, सॉरी, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डीवी, ठीक है। आपको यदि याद नहीं तो एक बार प्लस 12 के कॉन्सेप्ट को रिकैप कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डी टाउ होगा मतलब वॉल्यूम एलिमेंट जो होगा, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो वो होगा लेंथ अलोंग इनफाइनेटेसिमल लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, इन्फाइनेट लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, तो ये एरिया हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से dz, ठीक है, तो dx dy dz ये आपका हो गया वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो कॉन्सेप्ट आपका है वो है आपका कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आपका अगला कॉन्सेप्ट है, और इसका दो कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों सिस्टम को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला सिस्टम हो गया है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, समझिए जरा इसको। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, ओके। देखो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि इस, जैसे स्फेयर का जो ओरिजिन है, ठीक है, और स्फेयर का जो पेरीफेरी होता है, सरफेस होता है, ठीक है, तो स्फेयर के ओरिजिन से सरफेस पर किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 3D बनाना तो पॉसिबल है, मान लीजिए 3D एलिमेंट है पूरी, ठीक है, 3D एलिमेंट है, और ये जो 3D एलिमेंट है इसका ये ओरिजिन है, ठीक है, तो ओरिजिन है तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होगा, और ये कोऑर्डिनेट होता है आर थीटा और फाई, ठीक है, आर थीटा और फाई ये कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट होता है, आर थीटा फाई क्या होता है इसको हम देखते हैं, ठीक है, ओके। तो आर थीटा फाई, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो पोजीशन एट अ पॉइंट on surface of a sphere with reference to origin of a sphere, the center of a sphere, center of a sphere, center of a sphere। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है आर थीटा फाई,
आर, थीटा और फाई, ये तीन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आर को हम क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ये जो आर है ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। थीटा को हम बोलते हैं पोलर एंगल, पोलर एंगल। और फाई को हम बोलते हैं एजीमुथल एंगल, ठीक है। फाई को हम बोलते हैं एजीमुथल एंगल। इसको हम ब्रीफ में समझते हैं, ठीक है, ब्रीफ में समझते हैं, ठीक है भाई। तो देखो हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ठीक है, क्योंकि 3D है ये। तो हमने यहाँ पे ले लिया वाई एक्सिस, यहाँ हमने ले लिया जेड एक्सिस, और यहाँ हमने ले लिया एक्स एक्सिस। गुड, एक्स एक्सिस। और ये जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट है, जिस पॉइंट का पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका मान लीजिए कुछ पी है, और पी को हम एक वेक्टर से दिखाते हैं, वेक्टर आर। तो पी के पोजीशन को वेक्टर आर से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये जो वेक्टर आर है ये जेड एक्सिस से जो एंगल फ्रेम करता है, ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। जिस थीटा एंगल को हम बोलते हैं पोलर, ठीक है, पोलर एंगल बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोलर एंगल। आ रहा समझ में। अब एक काम कीजिए, यदि ये थीटा है, ठीक है, क्या है, ये थीटा है। तो यदि ये थीटा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, गुड, और एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो अब देखिए कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है, पर्टिकुलर जो लाइन है ये, ठीक है, और ये जो लाइन है, ठीक है, ये म्यूचुअली क्या क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। आ रहा समझ में। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये आपका आर है, यहाँ मिटा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, मतलब मुझे भी हो रहा है, ठीक है, ये क्लियर दिखने रहा है। हाँ, ये आपका थीटा है, और ये आपका आर है, ठीक है, आर है। तो ये जो आर है, इस आर का क्या कहते हैं, मतलब ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस वन होगा आर कॉस थीटा। और इस आर का ये कंपोनेंट कितना होगा, आर साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। तो देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है, दिस एंड दिस आर पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो आपका एंगल है, ये एंगल है फाई, और ये फाई एजिमुथल एंगल है, ठीक है, एजिमुथल एंगल है, ओके, एजिमुथल एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ये एक्स वाला कंपोनेंट हो जाएगा, एक्स वाला कंपोनेंट, ठीक है, वो क्या होगा, ये आर साइन थीटा है और ये फाई है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आर साइन थीटा कॉस फाई। तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। और आर साइन थीटा का जो क्या कहते हैं, आर साइन थीटा क्या कहते हैं, फाई एंगल फ्रेम कर रहा है, तो ये होगा आर साइन थीटा कॉस फाई। सिमिलर तुम्हें वाई फाइंड आउट करना है, ठीक है, दिस वन ये आपको फाइंड आउट करना है। ये कंपोनेंट क्या होगा, तो आर साइन थीटा का ये जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट, ठीक है, वो कितना होगा, आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई। और जेड कंपोनेंट कितना होगा, तो ये तो आर कॉस थीटा ही रह जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ठीक है। अब आप जानते हो कि आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स वाई जेड जेड के, यानी आर डॉट आर कितना होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पहले निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप मतलब आर फाइंड आउट कर सकते हो, आप थीटा फाइंड कर सकते हो, जेड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अरे समझ में। जेड कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे देखो आर इक्वल टू क्या है तुम्हारा, सॉरी जेड इक्वल टू कितना है, जेड इक्वल टू है आर कॉस थीटा। तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, जेड बाई आर, मतलब कॉस इनवर्स जेड बाई आर। और ऐसे वो फाइव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपका है वाई, और ये है आपका एक्स, और ये भी ये एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो टेन फाइव कितना हो जाएगा, टेन फाइव हो जाएगा एक्स बाई वाई, ठीक है, सॉरी वाई बाई एक्स होगा, सॉरी, ठीक है, वाई बाई एक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये टेन वर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा। जैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन को, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये गलती लिखा गया है,
ये वाई है और ये एक्स, ठीक है। तो tan फाइव हो गया। देखिए हम रिजल्ट रिजल्ट निकाल लेते हैं क्या क्या है। आर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड को पता है, ठीक है। तो यहाँ से आर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये आपका जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा है, कॉस थीटा, ये एंगल आपको थीटा है ना, ठीक है, थीटा है, ये आर है, ठीक है, आर है। तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा ये आपने निकाला है पहले, आर कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा, जेड बाई आर, थीटा निकाल लीजिए, कॉस इनवर्स जेड बाई आर। गुड। अब नीचे वाले ट्रायंगल को ले लीजिए, दिस वन। जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस, और ये एंगल आपका फाई है, ठीक है, ये एंगल आपका फाई है। तो यदि ये एंगल फाई है, ठीक है, फाई है, तो ये तो आपका वाई है और ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। तो tan फाई कितना होगा, वाई बाई एक्स। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, तो यदि आपको समझ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको रिजल्ट याद रखना है और जैसे जैसे आगे कॉन्सेप्ट आपका इवॉल्व होगा, ठीक है। ओके, जैसे हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे या न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये थ्योरी पार्ट है, लेक्चर पार्ट अलग है, सॉरी न्यूमेरिकल पार्ट अलग है, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल पे जब हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में पर्टिकुलर थ्योरी को, ठीक है, तब आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि आर की जो वैल्यू है वो 0 टू इनफाइनाइट है, ठीक है, जबकि थीटा की वैल्यू है 0 टू पाई, जबकि फाई की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 2 पाई तक है। तो ये आपको याद रखना है रिजल्ट को, ठीक है। इसको हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी वेक्टर को यदि पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे किसी वेक्टर को, एक को, तो वेक्टर को आप लिखोगे ए आर आर कैप, ठीक है, इसके अलावा ए थीटा थीटा कैप और ए फाई फाई कैप। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में, सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ठीक है, वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए हमें क्या करना है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हमें ये पता करना है कि इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर कितना होगा और वॉल्यूम वेक्टर कितना होगा, ठीक है, वॉल्यूम वेक्टर कितना होगा। तो ये कैसे आप निकालोगे, तो देखो भाई, एरिया वेक्टर वॉल्यूम वेक्टर और कौन सा वेक्टर था, तो इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। देखिए दोबारा स्फीयर पे आ जाइए। तो इनफाइनेशन का मतलब होता है कि आर को जो है, आर से हमको डी आर की तरफ जाना है, थीटा से हमें डी थीटा की तरफ जाना है, ठीक है। तो देखो भाई, ये आपका आर है और ये आपका थीटा था। तो आर से आप चलेगा डी आर की तरफ, ठीक है, डी आर की तरफ। ओके, तो यानी जो आपका डी एल होगा, डी एल से हम डिनोट करते हैं इनफाइनेशन, इसमें डी एल से डिनोट कर रहे हैं, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा डी आर आर कैप, डी आर आर कैप। अब हमें क्या करना है, थीटा से करना है डी थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो ये जो थीटा है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हो गया डी थीटा, ये हो गया डी थीटा, ठीक है, डी थीटा। ओके, तो डी थीटा में ये जो पार्ट होगा, दिस पार्ट, ठीक है, ये थीटा वाला पार्ट होगा, ठीक है। थीटा कैसे घूम रहा है, थीटा इस तरह घूम रहा है ना, ऐसा एंगल घूम रहा है, ये वाला पार्ट होगा डी थीटा। तो आपने पढ़ा होगा, यदि मान लो इस पार्ट को हम डी एक्स मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू, ठीक है, आर्क लेंथ बाई रेडियस। तो यहाँ पे डी एक्स क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो आपका थीटा वाला पार्ट हो गया आर डी थीटा इंटू थीटा क्या,
ठीक है, थीटा कैप। अब हम डी फाई वाले पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ देखो भैया डी फाई वाले पार्ट, ये पार्ट क्या है आपका, फाई है, दिस पार्ट इज फाई, ठीक है, तो ये पार्ट आपका फाई है, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। ये पार्ट आपका फाई है, तो फाई से हम चले गए डी फाई, और ये जो पर्टिकुलर रेडियस था दिस वन, ठीक है, दिस वन, ये कितना है आपको देखिए, ये है आपका आर साइन थीटा, जैसे आर साइन थीटा, तो ये है आपका आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा, तो ये आर साइन थीटा, ये भी आर साइन थीटा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आर साइन थीटा कांस्टेंट हमारा है, ये जो रेडियस ये तो कांस्टेंट है ना, हम बस फाई को चेंज कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर मान लो ये जो आर्क लेंथ है वो डी वाई है, ठीक है, डी वाई है, तो आप क्या पढ़े हो, आप पढ़े हो डी फाई इक्वल टू, ठीक है, आर्क लेंथ बाई रेडियस कितना है, आर साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है, आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है, तो ये आपका हो गया आर साइन थीटा डी फाई इंटू फाई कैप, ठीक है, तो डी फाई इंटू फाई कैप, तो ये रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को हम कई जगह पर यूज करेंगे, ठीक है, और समझ में, तो इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, इसको भूल मत जाइएगा, ठीक है, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है आपको, ओके। अब मान लीजिए हमको एरिया एलिमेंट निकालना है, तो एरिया एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर हो सकता है, मतलब किसी दो को मिलाकर हो सकता है एरिया एलिमेंट, इन दोनों को मिलाकर हो सकता है, ठीक है, ओके, इनको इनको मिलाकर हो सकता है, और यदि हमें वॉल्यूम एलिमेंट निकालना हो डी टाउ, तो तीनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए वॉल्यूम एलिमेंट, तो वॉल्यूम एलिमेंट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाइव, तो कितना हो जाएगा ये, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, ओके, डी फाइव, तो इसका रिजल्ट आप याद रखिएगा, इससे बहुत काम आएगा आगे आपको, ठीक है, तो रिजल्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, ठीक है, इन रिजल्ट्स को आपको मेमोराइज कर लेना, ठीक है, ओके। एक फार्मूला होता है कि कैसे आप, जैसे आप ये जो पढ़ रहे हो ये आपका क्या कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इससे पहले आपने पढ़ा था लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है, तो कैसे आप लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करोगे पोलर में, ठीक है, उसके लिए क्या रूल होता है इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो बस रूल को ध्यान रखना है, जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक रूल है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लीनियर टू स्फेरिकल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम लीनियर टू स्फेरिकल सिस्टम। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस टेबल को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और इसको याद नहीं कीजिए कुछ भी, ठीक है, जब बार बार न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है, बस प्रैक्टिस हम बार बार करते हैं, ठीक है। दिस इज आर कैप, दिस इज थीटा कैप, दिस इज फाई कैप, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो गए, दिस इज एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, ठीक है, जेड कैप, तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, और माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाई कॉस फाई और जीरो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और आज हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो आपका है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ओके।
तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, से मान लीजिए कि ये आपका जेड एक्सिस है, ये वाई प्लेन है, वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया जो एंगल बनाता है फाई, ठीक है, फाई। और हमने क्या किया कि ये जो है, इस पॉइंट से हमने सिलेंडर पे किसी पॉइंट को ले लिया, ठीक है, तो मान लीजिए सिलेंडर है, तो सेंटर से किसी पॉइंट को हमने ले लिया, किसी पॉइंट आर को। तो ये पॉइंट आपका कितना है, ये पॉइंट आपका आर है, ठीक है, आर है। और फिर आपने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जेड एक्सिस है, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आपका जेड एक्सिस है, यहाँ से, आई एम सॉरी, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो आपका आर है, आई एम सॉरी, ठीक है, ये आपका आर है। और ये जो है आपका जेड है, इसको हटा दीजिए, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और ये आपका फाई एंगल है, ठीक है, ये आपका फाई एंगल है, ओके। ओके, तो देखो भैया, ये जब आर होगा तो ये क्या होगा, ये भी आर होगा, होगा ना, पैरेलल है दोनों, ये दोनों क्या होगा, आर होगा। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस फाई, वाई क्या हो जाएगा, आर साइन फाई। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना आपने पढ़ा होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आपका फाई है और ये आपका आर है, तो ये आपका हो जाएगा आर कॉस फाई, और ये हो जाएगा आर साइन फाई। योर एक्स इज आर कॉस फाई, वाई इज आर साइन फाई, और जेड आपका कितना होगा, जेड आपका जेड ही होगा, ठीक है, जेड आपका जेड ही होगा। यानी कि आप लिख सकते हो इनफिनिटेसिमल में जो एलिमेंट जो है वो डीएल है, तो डीएल कितना होगा, डीएल हो जाएगा डी आर इंटू आर का, ठीक है, प्लस आर डी फाई, ये निकाल लीजिए, मैंने बताया था पिछले वाले में, फाई कैप प्लस डी जेड इंटू जेड कैप, ठीक है। और वॉल्यूम एलिमेंट यदि निकालना तो हम क्या करेंगे, तीनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, डी आर डी थीटा और डी जेड, ठीक है। ये हो जाएगा आर डी फाई डी जेड, ठीक है, डी फाई डी जेड, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और यदि आपको ट्रांसफॉर्म करना है किससे, लीनियर कोऑर्डिनेट से ट्रांसफॉर्म करना है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है, तो इसके लिए बस एक डिटरमिनेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम one coordinate system to other coordinate system, ट्रांसफॉर्मेशन रूल। ऐसा एक टेबल बनाए आप, ठीक है, टेबल बनाओ। ऊपर में क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट होगा, आर कैप, फाई कैप और जेड कैप। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लीनियर कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड, तो एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, गुड। अब आर वाले में क्या लिखना है, इसमें लिखना है कॉस फाई साइन फाई जीरो, कॉस फाई साइन फाई जीरो, यहाँ पे माइनस साइन फाई, कॉस फाई जीरो, यहाँ जीरो जीरो वन, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस को, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा सा बोरिंग कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो है, ठीक है, और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल को हम ग्रेजुअली क्या करेंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।